नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा तो हम बिहार की ही करेंगे और आज साफ साफ समझेंगे 12 फरवरी को नीतीश कुमार की सरकार बचेगी या गिर जाएगी। देखिए, पटना में बोरा दौड़ रहा है, कहा जा रहा है 10 करोड़ रुपयों का बोरा है और इतनी चर्चाएं हैं, इतने अफवाह हैं, पूछिए मत। मैं कल रात को दिल्ली में ही किसी होटल में डिनर के लिए गया था। रात 11 बजे एक व्यक्ति का फोन आता है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो एक कॉन्फिडेंशियल सूचना देना चाहते हैं। मैं जो सूचना सुनता हूं, ताज्जुब करता हूं, आश्चर्य होता है, संशय होता है। देखिए, जो तैयारी है वह दोनों ओर से है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरजेडी वाले तैयारी कर रहे हैं, तैयारी जेडीयू और बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी को भी अपने विधायकों को बोधगया ले जाना पड़ रहा है। तो रात की सूचना क्या थी? रात को जो हमें सूचना दी गई कि आरजेडी के 15 विधायक मुंबई जा रहे हैं। 5 तो चले गए और सभी कुशवाहा विधायक जो आरजेडी के हैं, उनमें आलोक मेहता का भी नाम ले लिया गया। मैंने अपने रिपोर्टर आलोक को तुरंत कहा कि आलोक मेहता से संपर्क करो। सुबह उनसे फोन पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा, पटना में ही हूं। मैंने कहा, यह कैसे पता कर सकते हो कि वे पटना से ही बात कर रहे हैं? फिर हमने आलोक मेहता जी के घर पर भेजा आलोक को, तो वे अपने घर पर ही मौजूद निकले। तो चर्चा और अफवाह इतना है कि पूछिए मत। और कहा जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए का बोरा। देखिए, जिस पार्टी के बारे में यह चर्चा है, वह पार्टी किसी को कुछ देने के लिए नहीं जानी जाती है, खासकर कैश। तो देखना यह है कि 12 फरवरी को क्या नीतीश कुमार अपनी तैयारियों के बूते जब वे दिल्ली आए थे, तो जाहिर तौर पर इस मसले पर भी चर्चा हुई होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विशेषकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। और इन चर्चाओं के बाद ही यह तय हुआ होगा कि बीजेपी के विधायकों को भी कहीं ले जाया जाए। जेडीयू के विधायकों को अभी कहीं नहीं ले जाया गया है और जेडीयू के नेता संतुष्ट हैं कि हमारे विधायक टूटेंगे नहीं। लेकिन एक खबर यह भी चल रही है कि जैसे ही सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी, पहले तो अध्यक्ष की कुर्सी पर अवध बिहारी चौधरी ही बैठेंगे और वे बैठते ही सत्ता पक्ष के करीब दर्जन 1.5 दर्जन विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं। तो तमाम परिस्थितियां और तमाम विकल्प खोजे जा रहे हैं सरकार गिराने के, सरकार बचाने के। तो हम समझना ये चाहते हैं कि क्या होगा। और देखिए, अब तो आरोप लग रहा है कि ठेकेदार सक्रिय हो गए, आरोप लग रहा है कि ऑफिसर सक्रिय हो गए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऐसी सूरत में केंद्रीय एजेंसियां भी चुप नहीं बैठती। अभी हमने देखा कि हेमंत सोरेन को तलाशने के लिए जब दिल्ली में उनके घर पर गई थी ईडी की टीम, तो हेमंत सोरेन नहीं मिले थे। वहां 36 लाख रुपए कैश और एक बीएमडब्ल्यू कार मिल गई थी और वह बीएमडब्ल्यू कार कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद धीरज साहू के मानेसर स्थित पते पर रजिस्टर्ड है। इसलिए देखिए, 536 करोड़ रुपयों की जब्ती में धीरज साहू को ईडी ने नहीं बुलाया, लेकिन बीएमडब्ल्यू कार चूंकि मिल गई हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले बंगले पर, इसलिए अब उन्हें बुलाया जा रहा है। तो केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय, आपने देखा ही था कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तो सरकार के करीबी जो ठेकेदार थे या व्यापारी थे, उनके घरों पर भी कैसे आईटी की रेड हो रही थी। तो इन तमाम परिस्थितियों में क्या आपको लग रहा है, बिहार का इतिहास ही समझते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होता है, नहीं होता है, कि नीतीश कुमार सरकार बचा लेंगे या तेजस्वी यादव सरकार गिरा देंगे? देखिए, आपने कई बातें ज्ञानेश्वर जी कहीं, अब कहीं एक जगह से शुरू करना होगा। इसमें 3-4 जी। बातें हैं, तो कहीं एक जगह से बात शुरू करनी होगी। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि संवैधानिक स्थिति क्या है और जी। 12 तारीख को जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो क्या हो सकता है। हम्म। ये जो खबर है, ये अफवाह है कि चर्चा है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर अवध बिहारी चौधरी बैठेंगे और वो बैठते ही सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों की सदस्यता समाप्त कर देंगे। तो जी, सस्पेंड कर देंगे। इस बात में कोई कानूनी, इसके पीछे कोई कानूनी प्रावधान नहीं है या कोई हम्म। संवैधानिक स्थिति ऐसी नहीं दिख रही है जिसके आधार पर
स्पीकर बैठते ही कुछ लोगों को अयोग्य घोषित कर दे। ये तो हो हम्म, सकता है कि कुछ विधायक अगर सत्ता पक्ष के मतलब जनता दल यू के या बीजेपी के कुछ विधायक अलग गुट बनाएं और वो स्पीकर को कहें कि हमको अलग गुट की मान्यता दी जाए, तो एक अलग गुट की मान्यता सदन में उनको अलग अलग बिठाया जाए और उनको वोट देने की अनुमति दी जाए। अयोग्यता का मामला बाद में आएगा। ये एक जी, स्थिति बनती है। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि हम्म, सत्ता पक्ष के बैठते ही सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर कुछ लोगों को अयोग्य घोषित कर दे। उसका कोई हम्म, आधार होना चाहिए। अगर अगर सत्ता पक्ष के लोग हंगामा करने लगे, कोई मारपीट शुरू हो जाए, कोई नारेबाजी शुरू हो जाए, और तब आप उनको सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन वैसी जी, स्थिति भी क्यों आएगी? क्यों जेडीयू बीजेपी के लोग सदन में घुस के हंगामा करेंगे? और अगर हम्म, आरजेडी के लोग हंगामा करते हैं तो आरजेडी के लोगों को सस्पेंड करना होगा, तब आप जेडीयू और बीजेपी के लोगों को क्यों सस्पेंड करेंगे? सस्पेंड जी, करने का क्या ग्राउंड होगा? हम्म, कोई ग्राउंड नहीं होगा सस्पेंड करने का। देखिए, एक संवैधानिक स्थिति से ज्यादा यह देश जो है वो परंपराओं पर चलता है, संसदीय और संवैधानिक परंपराओं से चलता है। और जी, परंपरा तो ये है कि अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है तो उनको आसन पर नहीं बैठना चाहिए जाकर के। हम्म, अगर सदन का अविश्वास है उनके प्रति, देखिए अभी जी, तो सबको पता है कि बहुमत किसके साथ है। हम्म, जिस गठबंधन के पास बहुमत है, जिसको राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है, जिसको शपथ दिलाई है, उस सरकार ने, उस बहुमत वाले गठबंधन ने उनको हटाने के लिए नोटिस दिया है। जी, तो इसका बिल्कुल, मतलब है कि सदन का अविश्वास है उनके प्रति। फिर वो जी, सदन की कार्यवाही कैसे संचालित कर सकते हैं? हम्म, अगर संवैधानिक प्रावधान कुछ भी कहते हो, कई चीजें परंपरा से चलती हैं। तो कायदा तो हम्म, ये कहता है कि वो नहीं बैठे आसन पर जाकर के। उनको बैठना ही नहीं चाहिए आसन पर जाकर के। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर परंपरा दिया कि ये भी हम कहती है। बैठेंगे। वे स्पष्ट कर चुके हैं कि हम बैठेंगे। हाँ, तो ये उस पर भी देखिए, परंपरा तो ये भी कहती है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर जी, अगर अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो वो फिर से चुने जा सकते हैं। हम्म, लेकिन अगर वो बैठते भी हैं, अगर वो जा करके इस परंपरा, आजकल वैसे भी परंपरा का तो कोई मतलब है नहीं, राजनीति तो एक तरह से निर्लज्जता और बेशर्मी का नाम हो गई है। तो जा जी, करके अगर अगर अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद वो आसन पर बैठते भी हैं, तो उनको कार्यवाही क्या संचालित करेंगे? वो हम्म, अपने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को वो कंडक्ट करेंगे। वो तो नहीं नहीं कैसे करेंगे करेंगे? कंडक्ट। फिर नहीं करेंगे। वो उस समय तो आप, ये ऐसा नहीं हो सकता है ना कि आपके अविश्वास प्रस्ताव, आपका कोई भी कदम उठाते हैं अगर वहां, तो वो मान्य नहीं होगा। हम्म, अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के दौर में जब सत्ता पक्ष ने उस कानून का इतना पालन किया है कि नोटिस के 14 दिन के बाद सदन की कार्यवाही बुलाई गई है, तो आपको भी उस परंपरा और उस नियम का पालन करना होगा कि आप आसन पर बैठ करके और कोई फैसला नहीं करेंगे, कोई विधायी कार्यकारी फैसला नहीं करेंगे आप आसन पर बैठ करके। जी, तो उनको कोई फैसला नहीं कर सकते हैं वो। अगर वो करेंगे तो तब भी सरकार गिरने की तो कोई बात ही नहीं आएगी ना, क्योंकि उस समय तक तो सरकार विश्वास मत ही नहीं पेश कर पाए करेगी। सरकार तो जी, विश्वास मत तब पेश करेगी जब स्पीकर को हटा दिया जाएगा। तो हम्म, जब सरकार विश्वास मत नहीं पेश करेगी, अगर आपने ये जबरदस्ती भी कर दी कि हम आसन पर बैठ भी गए और हमने 15 लोगों को सस्पेंड कर दिया, तो सस्पेंड कर दीजिए, हाउस में रकस हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा और सरकार विश्वास मत नहीं पेश करेगी। नहीं अजीत जी, सदन की तब तो कार्यवाही देखिए एक स्थगित हो अड़चन जाएगी। यह पैदा अजीत जी, तब तो एक अड़चन यह पैदा होगी कि यदि इन्होंने 12-15 को सस्पेंड कर दिया, तो जो अविश्वास प्रस्ताव है, तो उसके पक्ष में भी लोग अल्पमत में आ जाएंगे। तब तो ये हटा ही नहीं पाएंगे क्या अवध बिहारी चौधरी को। वहां भी नहीं यदि वोटिंग की स्थिति आई और उसके पहले ही सस्पेंड कर दिया गया, तब तो यह बिल्कुल ही विषम परिस्थिति पैदा हो जाएगी। नहीं, देखिए अविश्वास प्रस्ताव तो अभी नहीं है ना। अभी तो जी, सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव है ही नहीं, तो उस पर तो वोटिंग का नहीं, मामला ही नहीं आएगा। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होगी फिर। फिर जी, हमने कहा ना कि फिर सदन स्थगित हो जाएगा, फिर हंगामा होगा, हम्म, सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। और सदन जी, की कार्यवाही स्थगित होने के बाद 2 स्थितियां बनती हैं। या तो हम्म, वो सदस्यों को अयोग्य घोषित करके और चले जाएं और सदन स्थगित हो जाए और उसके बाद हाईकोर्ट चले जाए, सत्ता पक्ष के लोग हाईकोर्ट जाएं कि ये संविधान के विरुद्ध काम हुआ है, उस समय फिर सदन हम्म, स्थगित हो जाए। सदन स्थगित हो जी, जाएगा, विश्वास प्रस्ताव भी स्थगित हो जाएगा और विश्वास मत भी नहीं आएगा। तो सरकार एज इट बिल्कुल, इज चलती रहेगी और मामला कोर्ट में चला जाएगा। क्योंकि हम्म, प्रोटेम स्पीकर बैठाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर को यह अधिकार नहीं होगा कि वो स्पीकर के फैसले को पलट सकें। ये अधिकार जी, उनको नहीं होगा। तो हम्म, इसीलिए उस ये मामला चला जाएगा, फिर कानूनी कार्यवाही के लिए चला जाएगा हम्म, और फिर वो मामला स्थगित रहेगा, चूंकि अभी सरकार विश्वास मत नहीं पेश करेगी। तब ये हो सकता है कि आरजेडी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाए। तो फिर वो हम्म, एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति बनेगी, क्योंकि जिस सरकार ने अभी विश्वास मत ही हासिल नहीं किया है, उसके खिलाफ आप क्या विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे?
सरकार को तो बिल्कुल। विश्वास मत लेना होगा, फिर गवर्नर कोई नई तारीख तय करेंगे, फिर गेंद जो है सो कोर्ट के पाले में होगी और गवर्नर के पाले में होगी। जी। तीसरी संभावना ये होती है कि उसी समय जैसे ये हो, सदन की कार्यवाही स्थगित हो और नीतीश कुमार जाकर के कैबिनेट की बैठक करें और विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने जाकर के राज्यपाल के पास, और तब क्या होगा? बीजेपी उनके साथ होगी, फिर गवर्नर जी। विधानसभा भंग कर देंगे, फिर चुनाव की नौबत आ जाएगी, फिर वो होगा जो जो मनमांगी मुराद मिल जाएगी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार तो चाह रहे हैं कि किसी बहाने विधानसभा भंग कर दी जाए और चुनाव हो जाए लोकसभा के साथ, विधानसभा लेकिन राष्ट्रपति शासन हो जाएगा ना, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। हाँ, तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा चुनाव तक के लिए, तो ये फिर बीजेपी के हाथ में बॉल रहेगी। और अगर बीजेपी जेडीयू में अभी की स्थिति में जो दिख रहा है, जो सद्भाव दिख रहा है, वो सद्भाव है, तो फिर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। फिर तो बड़ा भारी नुकसान आरजेडी का होगा। अगर आरजेडी को इसमें जरा सा भी फायदा दिख रहा होता अभी चुनाव कराने में, तो ये लोग तो पहले ही नीतीश कुमार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए रहते कि भंग करते हैं और विधानसभा का चुनाव कराते हैं लोकसभा के साथ। आरजेडी इसके लिए नहीं तैयार हुई थी, इसका मतलब अभी विधानसभा चुनाव होने पर आरजेडी को नुकसान की संभावना दिख रही है। तो उसके भी विधायक, देखिए हम लोग इन जितनी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, इतनी संभावनाओं पर तो सारे विधायक भी विचार कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे होंगे। यह है कि कोई भी विधायक चुनाव में नहीं जाना चाहता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि अभी 2.25 साल से ज्यादा कार्यकाल बचा हुआ है, नवंबर 2025 तक का कार्यकाल बचा हुआ है, 1 साल 10 महीने का। तो अभी कौन जाना चाहेगा चुनाव में? कोई नहीं जाना चाहता है चुनाव में। और सबको पता है कि अगर किसी को भी, अगर वो सदन में अयोग्य घोषित करते हैं, ऐसा स्पीकर जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है, और अगर वो सस्पेंड करते हैं, तो वो केस कोर्ट में 2 मिनट भी नहीं टिकेगा, वहां से सबकी सदस्यता बहाल हो जाएगी, स्पीकर का फैसला बदल जाएगा, फिर स्पीकर को बहुत बेआबरू होकर के निकलना पड़ेगा। या फिर अगर इसी बहाने नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी बीजेपी के साथ मिलकर के, तो चुनाव में जाना होगा सब आदमी को, लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव में भी। तो ये स्थिति है, ये कानूनी स्थिति है, संवैधानिक स्थिति है कि पहले तो ये है कि वो आसन पर नहीं बैठे, बैठ करके अगर करते भी हैं तो उससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार चलती रहेगी। सरकार का विश्वास मत अभी चूंकि पेश नहीं किया होगा उस समय तक, सरकार तो पहले तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, उसके बाद विश्वास मत आएगा ना। स्पीकर का मामला निपटेगा तब आएगा विश्वास मत। नीतीश कुमार को विश्वास मत पेश करना है, तो वो तो तभी होगा जब उनका मन माफिक स्पीकर की कुर्सी पर आदमी होगा और हाउस में ऑर्डर होगा, हाउस ऑर्डर में होगा, तभी होगा, व्यवस्था कायम होगी तभी होगा। इस तरह से तो होगा नहीं। तो उस दिन, और अगर ये नाटक इतना भारी करती है बिना किसी आधार के आरजेडी, तो उसके लिए बहुत आगे मुश्किलें होंगी, उसके लिए बहुत ज्यादा समस्या होगी उसके तमाम नेताओं के लिए। इस बात को भी आरजेडी के नेता समझ रहे होंगे जी। तो एक तो ये कानूनी संवैधानिक स्थिति होगी। जो अफवाहों की बात है, जैसे आपको एक खबर आई कि आलोक मेहता और तमाम लोग जा रहे हैं और आरजेडी के, तो ये कास्ट के लाइन पर इस तरह की अफवाहें बहुत चल रही हैं। हमको तो एक बहुत ऐसे आदमी ने, जिसके जो वहां विधानमंडल का सदस्य है, हमको फोन करके उसने बताया कि 3 यादव विधायक जो है वो जाकर के मिले हैं लालू यादव से। ये बात 2 लोगों ने कही हमको, 2 लोगों ने कही, और जिस तरह से उसमें, ये चूंकि अफवाह है इसलिए हमको यकीन नहीं है। जैसे आपने नाम बताया कि आलोक मेहता का भी नाम था, तो उसी तरह से इधर से पवन यादव का, मिस्री लाल यादव का नाम लिया जा रहा था कि वो लोग गए थे मिलने लालू यादव के यहाँ। अब इस बात का कोई आधार नहीं है कि, और जब इतने वर्षों से वो लोग रहे और इतने वर्षों की यादव पॉलिटिक्स के बाद जब जा करके नहीं मिल रहे हैं राजद के साथ, तो आज क्या ऐसी नौबत आ गई कि वो जाकर के आरजेडी से मिल जाएंगे। तो इस तरह की अफवाहें दोनों तरफ से चल रही हैं कि कुशवाहा विधायक कास्ट लाइन पर, कि कुर्मी विधायक, कुशवाहा विधायक उधर चले जाएंगे तो यादव विधायक इधर चले जाएंगे। ये जो इधर उधर का मामला है, जो एक जुमला बोला था नीतीश कुमार ने कि इधर उधर हो गए थे, तो अभी पता ही नहीं चल रहा है कि इधर क्या है और उधर क्या है। तो इसमें ये स्थिति ये भी है अजीत जी, एक स्थिति ये भी है, कई सारे लोग जो है ना, वो अपना वजन बढ़ाने के लिए भी, जैसे मैं जेडीयू के एक विधायक के बारे में जानता हूं, उन्होंने यह जाकर कहा, नाम लिया, फलां का फोन मेरे पास आया था, वे कह रहे थे आपके लिए सब कुछ तैयार है, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए और चलकर मिल लीजिए, उस दिन सिर्फ आपको गैर हाजिर हो जाना है। तो जिनका नाम लिया गया, जिनका फोन आया, वे भी जेडीयू के नेताओं के बहुत करीब हैं। तो उनसे पूछा गया कि क्या अब आपके पास यही काम बच गया है? वे महागठबंधन की सरकार में मंत्री भी थे, वे कसम खाने लगे, अपनी कसम, बच्चों की कसम, कि मैंने किसी को फोन ही नहीं किया। तो ये भी हो रहा है कि लोग अपना वजन बढ़ाने के लिए, शायद इसी बहाने मुझे मंत्री पद मिल जाए, इसी बहाने कोई बोर्ड मिल जाए, आयोग मिल जाए, ये काम भी हो रहा है।
बिल्कुल, बिल्कुल, ये दोनों 2 बात इन बातों पर हम लोगों ने पहले भी एक बार चर्चा की थी, तो ये था कि एक तो आरजेडी के तरफ से इस तरह की बातें इसलिए भी फैलाई जा रही हैं ताकि अपने काडर का मनोबल और भरोसा बनाए रखें, कि जी, काडर में एक रहे कि अभी अभी प्रयास हो रहा है और अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार बन सकती है। और ये भरोसा भी रहे कि अभी नहीं बनी तो आगे भी कभी बन सकती है क्योंकि नंबर्स हमारे पास हैं और दूसरा पक्ष बिल्कुल। वल्नरेबल है। और हुँ, दूसरा जेडीयू बीजेपी में बहुत सारे लोग जो मंत्री बनने की उम्मीद लिए हुए हैं, वो अपने बारे में चर्चा करवा रहे हैं कि हमको फ़ोन आ रहा है और हमको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमको इस चीज़ का पैसे के ऑफ़र हो रहे हैं, मंत्री पद का ऑफ़र हो रहा है, लोकसभा टिकट ऑफ़र की जा रही है। ये सब जेडीयू बीजेपी के लोग अपनी तरफ से फैला रहे हैं। अब अगर जी, ऑब्जेक्टिव होके वस्तुनिष्ठ होकर के देखिए ज्ञानेश्वर जी, तो हम हुँ, लोगों के पास पहली खबर क्या आई थी जब जब सरकार नीतीश कुमार की बनी तो पहली खबर आई थी कि उसके बाद जो अफवाहें शुरू हुई, तो पहली अफवाह ये थी, उसको खबर क्या कहेंगे, कि कुछ विधायक गैर हाजिर हो जाएँगे। हाँ, तो बिल्कुल। 10 दिन के प्रयास में लगता है ये प्रयास फेल हो गया है, तभी तो कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को अयोग्य घोषित कर देंगे। जी, अगर ये भरोसा होता कि गैर हाजिर ही होने जा रहे हैं कुछ लोग, तो फिर हुँ, ये हुँ। बात क्यों चलती कि उनको अयोग्य घोषित कर देंगे या उनको हाँ, निलंबित सस्पेंड कर कर देंगे। देंगे। जी, निलंबित कर दें, क्यों निलंबित कर देंगे हुँ, जब आपको ये भरोसा है कि कुछ लोग गैर हाजिर होने वाले हैं, तो फिर हुँ, आप गैर हुँ, हाजिर कराइए, ये सब कुछ नाटक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, कोई भी असंसदीय या असंवैधानिक काम करने की ही ज़रूरत नहीं होगी आपको। बिल्कुल। अगर 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 गैर हाजिर हो रहे हैं, इसका मतलब कि गैर हाजिर कराने वाला प्रयास फेल हो गया। हुँ, फिर हम लोगों के पास दूसरी खबर क्या आई थी कि जीतन राम मांझी चले जाएँगे आरजेडी के साथ। वो तो तो हुआ अब नहीं। वो नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। हुँ, तो ये वो जो तो 2 बेटे ने मतलब जीतनराम मांझी के बारे में खबर ये है कि उन्होंने मतलब अपने कई साथियों के सामने कहा कि बेटे संतोष सुमन ने साफ तौर पर कह दिया है, पापा आपको कुछ भी नहीं बोलना है। हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। देखिए संतोष मांझी अपना भविष्य समझ रहे हैं, उन्हें लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है, तो बेटे के कहने पर पिता चुप हो गए हैं और वे अब कोई पत्ता ऐसा नहीं खोल रहे हैं, जिसके कारण राजनीतिक बवंडर मच जाए। तो तो ये जीतनराम संतोष मांझी की कहानी तो बंद हो चुकी है। बंद हो गई। उन्होंने जिस चीज़ की जी। आपत्ति की थी मंत्रालय को लेकर के, उनके बेटे ने कहा कि हमको मंत्रालय से कोई शिकायत नहीं है। तो वो हुँ, तो बात ही खत्म हो गई। तो आपकी जो पहली जी, अफ़वाह फैलाई गई कि जीतन राम मांझी छोड़ के आरजेडी में चले जाएँगे, हुँ, उप मुख्यमंत्री बन जाएँगे, तो 2 मंत्रालय मिल जाएँगे, 2 मंत्री बन जाएँगे, 2 लोकसभा मिल जाए, ये सारी बातें गलत साबित हो गई। एक समय जी, तो लग रहा था ना कि ये पूरी तरह से सही बात है, मांझी दिल्ली आ रहे हैं और बिल्कुल। कांग्रेस के भी एक बड़े नेता से मिलेंगे, ये सब चीज़ें तो गलत हो गई। हुँ, दूसरी ये भी गलत हो गई कि कुछ लोग गैर हाजिर हो जाएँगे। अगर गैर हाजिर होने वाली बात होती तो ये फिर कहाँ से बात आती कि कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाएगा। तो हुँ, ये दोनों प्रयास लगता है कि गलत हो गए हैं या इन प्रयासों में कामयाबी नहीं मिली है। तो अब ये बात कही जा रही है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कुछ लोगों को निलंबित कर देंगे। तो हमने हुँ, जैसा पहले समझाया कि उसका कोई प्रावधान नहीं है निलंबित करने का, कि एक राजनीतिक नैतिकता भी होती है, एक मान्यता भी होती है, परंपरा भी होती है कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है और आप विधायकों को सस्पेंड करेंगे वोटिंग से पहले। जी, ये हुँ, कैसी बात हो गई? तो वो भी हुँ, नहीं होना है। देखिए हम लोग पहले पूरे इसके भरोसे के साथ ऑब्जेक्टिव तरीके से किसी तरह के बिना राग द्वेष के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, ये स्थिति अभी दिख रही है कि वहाँ सरकार नहीं गिरने जा रही है नीतीश कुमार की। हुँ, और ये डेस्परेट होकर के, ये सब डेस्परेट अटेम्प्ट है कि जिसमें इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कास्ट के लाइन जी, पर डिवीजन की बात हो रही है। ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, परेशानी है, बेचैनी है और कुछ तो साजिशें ऐसी भी हैं जो हम लोगों ने कहा कि जो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, वो भी अपने बारे में अपने अफ़वाह उड़ा रहे हैं, अपने बारे में पोस्टर छपवा रहे हैं कि हम मंत्री बन जाएँ, क्या पता इसी बहाने हमको हाँ, फ़ोन हाँ, आ जाए बिल्कुल। बीजेपी से, दिल्ली हुँ, से फ़ोन आ जाए कि नहीं, आप रहिए, आपको मंत्री बनाएँगे या आपको कुछ पद दे रहे हैं। तो ये सब चलता रहे, ये अफ़वाहें चलती रहेंगी 12 तारीख तक। दिलचस्प जी, बात क्या है ज्ञानेश्वर जी, हम जो सोच रहे थे, हुँ, दिलचस्प ये है, हुँ, अपने अभी निकट अतीत में, मतलब पिछले कुछ 25-30 साल में हम, और अभी अगर 10 साल की बात करें तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि बीजेपी के विधायकों को हटाया जा रहा है और बीजेपी कह रही है कि जी, उसके विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। हुँ, अभी हुँ, तक तो हुँ, पूरे देश में ये आरोप लगते थे कि लोग बीजेपी से आशंकित रहते थे, डरे रहते थे और सब बीजेपी पर आरोप लगाते थे कि वो ऑफर दे रहे हैं हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए। जैसा अरविंद बिल्कुल। केजरीवाल ने दिल्ली में कहा कि हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। जिस तरह की घटना हम लोगों ने देखी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, किस तरह से विधायक चले गए, इस्तीफा दे दिया विधायकों ने, कितने पैसे का हुँ, खेल हुआ, जो नारे लगे, जो इसमें महाराष्ट्र के तो विधानसभा में बाजाबता नारे लगे 50 खोखे का, कि जी, 50 बिल्कुल खोखा नारा लगा। दिया गया है, 50 जी, खोखा का मतलब हुँ, 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो हुँ, ये तो नारे लगे विधानसभा में। तो ये होता था कि बीजेपी तोड़ रही है विधायकों को।
ये हम्म। पहली बार हम सुन रहे हैं इधर हाल के दिनों में कि बीजेपी कह रही है कि हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है और बीजेपी अपने विधायकों को कहीं रिसोर्ट में ले जा रही है। जी जेडीयू बिल्कुल। जो सत्ता पक्ष का में शामिल है, सरकार चला रही है, उसके लोग कह रहे हैं कि विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है और उनको अपने विधायकों को कंट्रोल करने के लिए रोकना घेरना पड़ रहा है। कांग्रेस तो घेरती रही है। कांग्रेस तो अभी जी। रांची के झारखंड के विधायक गए थे, अभी बिहार के विधायक गए हुए हैं। ये पहली बार हम सुन हैदराबाद। रहे हैं। जी। और ये इसी में फिर हमको ये किस्सा याद आया, जो हो सकता है बिहार के अपने दर्शक जानते भी हो सकता है नहीं भी जानते हो। हम्म। रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत भी बीजेपी से ही हुई थी और अच्छा। नरेंद्र मोदी के राज्य से हुई थी। इस रिसोर्ट हम्म। पॉलिटिक्स की शुरुआत गुजरात से हुई थी 1995 के चुनाव के बाद, जब हम्म। केशुभाई पटेल की सरकार के खिलाफ शंकर सिंह वाघेला ने बगावत की थी। और जी। शंकर सिंह वाघेला ने बगावत करके और वो 47 विधायकों को लेकर के चले गए थे खजुराहो मध्य प्रदेश में। और अच्छा। केशुभाई पटेल अमेरिका दौरे पर गए थे और ये सब ही हुआ था। इसमें भी चूंकि ये जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय भी नरेंद्र मोदी इसके केंद्र में थे। हम्म। 95 के चुनाव के बाद गुजरात में नरेंद्र मोदी का कद बहुत बढ़ रहा था और जी शंकर सिंह बिल्कुल। वाघेला को ये पसंद नहीं था क्योंकि वाघेला के वो जूनियर थे, वाघेला ने उनको आगे बढ़ाया था पॉलिटिक्स में। तो जी। वाघेला ने ये बगावत कराई थी केशुभाई पटेल के खिलाफ और 47 विधायक लेकर के खजुराहो चले गए थे। तो उन लोगों को खजुरिया विधायक कहा गया था। और अच्छा। कुछ खजुरिया विधायक थे और कुछ विधायक हम्म। जो केशुभाई पटेल के साथ रह गए थे, वो हजूरिया विधायक कहे थे कि ये लोग जी हजूरी करते हैं मुख्यमंत्री के। और हम्म। थोड़े से 12-14 विधायक जो है वो पार्टी आला कमान के साथ रह गए थे, उनको मजूरिया विधायक कहा गया था कि ये लोग मजदूरी करने वाले मजबूरी के विधायक हैं लोग। तो ये खजूरिया पार्टी आला हजूरिया कमान के, मजूरिया। तो जी। खजूरिया, हजूरिया और मजूरिया विधायक थे। और उस समय जी। शंकर सिंह वाघेला ने एक समझौता हुआ था कि भाई केशुभाई पटेल हटेंगे और नरेंद्र मोदी को गुजरात की राजनीति से निकाल करके दिल्ली भेजा जाएगा और वाघेला के 6 लोग मंत्री बनेंगे। तो ये शर्तें मानी गई थी। फिर वो लोग खजूरिया विधायक खजुराहो से लौटे थे, सुरेश मेहता हम्म। मुख्यमंत्री हुए थे, 6 लोग विधायक बने थे और नरेंद्र मोदी को गुजरात से निकाल करके दिल्ली भेजा गया था। तब वो हरियाणा जी। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बने थे। तो ये हम्म। जो रिसोर्ट की पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स की शुरुआत बीजेपी से हुई थी और गुजरात पहला राज्य था पिछले 30-40 साल में। उसके पहले कभी हुआ हो तो वो ध्यान नहीं है, लेकिन वो हुआ जी। था। और उसके बाद हम पहली बार देख रहे हैं कि बीजेपी को अपने विधायक रिसोर्ट में ले जाकर के रखने पड़ रहे हैं। तो ये बात तो है, एक राजनीतिक नैरेटिव तो है। और इस नैरेटिव का एकमात्र बेनिफिशियरी जो है वो तेजस्वी यादव, लालू यादव है। जो लालू यादव बिल्कुल। को लेकर के एक धारणा रही है कि वो पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया करते हैं, बारीकी से करते हैं और अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए, ये जो हम्म। कहा जाता है कि उनको हमेशा बांध के रखने का और जेल भेजने का काम इसलिए होता रहा है क्योंकि वो बहुत, जब अपने पॉलिटिक्स में होते हैं और अपने एट बेस्ट होते हैं तो वो किसी को भी परेशान कर सकते हैं। तो जी। वो दिख रहा है, वो लालू यादव का वो गुण जो उनमें रहा है पॉलिटिक्स का, वो दिख रहा है कि उन्होंने नींद उड़ा दी है बीजेपी की भी और जेडीयू की भी, जिनके हाथ में सत्ता है। दिल्ली की भी सत्ता है, पटना की भी सत्ता है, उनकी नींद उन्होंने उड़ा दी है। क्या जी होगा बिल्कुल। ये हम पहले कह चुके कि सरकार गिरने की हम्म। कोई संभावना हमको नहीं दिख रही है। लेकिन ये जरूर है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर के बीजेपी और जेडीयू की नींद उड़ाई है, उस बीजेपी की जिसकी वजह से पूरे देश में विपक्ष के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। पूरे देश जी। में विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये हमको तोड़ रहे हैं, उनके विधायक तोड़ने की खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक बड़ी उलटमासी है, ये उल्टी गंगा बह रही है बिहार में। वैसे भी बिहार में उल्टी जी गंगा है, सुनते हैं कि उत्तर वाहिनी गंगा है, सुल्तानगंज में गंगा वहां उत्तर की तरफ बहती है। तो बिल्कुल। उल्टी बिल्कुल। गंगा बिहार में बह रही है राजनीति में भी। तो ये तो ठीक है, लेकिन देखिए आज ही दिन में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के विधायक हैं और जानकारियां भीतर की खबरें बहुत रखते हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत जबरदस्त पकड़ है। और हमने ये देखा था कि जीतन राम मांझी के बाद सबसे पहले भविष्यवाणी करने वाले ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ही थे, जिन्होंने कहा कि बातचीत कंप्लीट हो चुकी है और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ रहे हैं, बिहार में सरकार बदलने जा रही है। आज हमारी रिपोर्टर समरीन ने इंटरव्यू किया था ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का, तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि तेजस्वी यादव क्या करेंगे, लालू यादव क्या करेंगे, ईडी और सीबीआई दरवाजे पर खड़ी है। मतलब उन्होंने कुछ खेला, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने खेला, तो ईडी सीबीआई दरवाजे पर खड़ी है। इसके बाद क्या होगा यह भी समझा जा सकता है। जी जी। ये एक बड़ा टूल है, इसीलिए तो हमने कहा कि बीजेपी से जो विपक्षी पार्टियां घबराई हैं, किस बात से घबराई हैं? ऐसा जी। तो है नहीं कि बीजेपी बहुत कुछ दे रही है सबको। हम्म। वो सब चीजें नहीं होती हैं। अभी जितने लोगों के बारे में हम लोगों ने सोचा, अभी कांग्रेस के विधायक बाबा सिद्दीकी चले गए, 4 दशक के बाद एनसीपी छोड़ करके चले गए वो एनसीपी में अजीत पवार के साथ। अजित पवार गुट में जी।
तो ये जो है क्यों चले गए? ऐसा तो है नहीं कि हम्म। उनको वहां जाकर के कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो कांग्रेस में नहीं मिल रही वो भी थी। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, वो भी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, गोपालगंज के। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बिहार बिहार से के। राज्यसभा जाना चाह रहे थे जी। हाँ, तो उन्होंने कई उनके लिए बात चली थी, कुछ लोगों ने प्रयास भी किया था बिहार में, लालू यादव के यहाँ लेकर के गए थे, कुछ लोग जी। बात कराई। तो ये हम्म। जो है, तो ये जो चले जा रहे हैं लोग, अभी हम्म। एकनाथ शिंदे के साथ चलेगा मिलिंद देवड़ा। तो जी। ये सब लोग जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि कुछ हासिल होने की उम्मीद में ही जा रहे हैं। वो एक उम्मीद तो है कि हम्म। राजनीतिक रूप से जो राजनीति में है उसको पद चाहिए, उसको एमएलए एमपी होना होता है, मंत्री होने की महत्वाकांक्षा सबकी होती है। लेकिन सबका एक अतीत होता है। यहाँ एक पुरानी कहावत है कि हर साधु का भी एक अतीत होता है। तो नेता का तो बिल्कुल। अतीत होता ही है। जब साधु हम्म। का अतीत हम्म। होता है तो नेता का तो निश्चित रूप से अतीत होता है, उसका इतिहास होता है, जी। उसके बैगेजेस होते हैं। और जो हम्म। पार्टी एक सरकार में रही है उसका अतीत, उसके अतीत में कुछ काले पन्ने भी जरूर होते हैं। तो अभी सब आदमी देख रहे हैं कि कब के मुकदमे निकल रहे हैं। ये जो रेलवे में जमीन के बदले नौकरी का मामला है, ये आज का मामला थोड़े है, ये 2009 के पहले का मामला है। 15 साल पुराने बिल्कुल। मामले में पूरा परिवार परेशान है लालू यादव। जी। तो और अभी भी देखिए ये बताते हैं लोग कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई बहुत पुख्ता सबूत नहीं हो रहे थे, न जमीन घोटाले हम्म। में, न खनन के घोटाले में। लेकिन एक दिन अचानक समय से पहले ईडी की टीम उनके दिल्ली आवास पर चली गई और एक गाड़ी पकड़ी, बीएमडब्ल्यू गाड़ी पकड़ी गई, और अगले दिन 24 घंटे के बाद ईडी ने कहा कि 36 लाख रुपए भी मिले हैं। और जी। उसके बाद ऐसा पुख्ता केस बन गया कि उसके एक ही दिन बाद 31 जनवरी की रात को उनको सिटिंग सीएम को इस्तीफा करा करके अरेस्ट किया गया। जी। तो ये चीजें जो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कही हैं वो कोई वो मैटर ऑफ फैक्ट है। और ये वो हम्म। ऐसे नेता के बारे में नहीं कर रहे हैं जिस नेता के बारे में कोई आरोप नहीं है, या जो बहुत पाक बिल्कुल। साफ नेता है उसके बारे में नहीं हम्म। कह रहे हैं। वो आरजेडी के बारे में कह रहे हैं, लालू यादव तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे हैं, जिनके खिलाफ कई मुकदमे लंबित हैं, कई मामलों में हम्म। पूछताछ चल रही है उनसे, कई मामलों में आरोप पत्र में उन लोगों का नाम रखा है, शामिल है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक नस आप डायरेक्टली न करके दूसरी नस दबानी पड़े। परिवार की 3 महिलाओं को 9 फरवरी को पेश होना है दिल्ली की एक अदालत में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, और उसी दिन ईडी ने उन लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया है। हाँ, तो ये आज ही की तारीख पे पेश हुए हैं जी। आज ही आज की ही यहाँ तारीख। 9 तारीख है, आज तो 9 जी। तारीख हम लोग बात कर ही रहे हैं। आज ही बुलाया था उन जी। लोगों को, उनको ईडी ने, और कोर्ट में पेशी थी, आरोप उनके ऊपर आरोप तय होने हैं। तो ये जी। चीजें जो ऐसी हो रही हैं कि कहने की जरूरत नहीं है कि किसी भी समय और नॉर्मल कोर्स में ऐसा हो सकता है। आप अभी तक तो वेंडेटा के आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक बदले की बात है, और हो सकता है कि राजनीतिक बदले की ही कार्रवाई हो, नहीं तो विपक्ष के खिलाफ इतनी कार्रवाई का क्या मतलब है कि तमाम बिल्कुल। एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। तो जब खुल करके इतनी कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे समय में जब अभी हमने पहले भी कहा है ज्ञानेश्वर जी की सरकार गिरना अभी बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी बिल्कुल। वो लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, सरकार बनने के बाद बहुत आगे बढ़ गए हैं। अपने 2 बड़े जी। नेता उप मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार बनाने की बधाई दी थी नीतीश कुमार को, उसके बाद नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात हुई है उनकी, अमित शाह से मुलाकात हुई है, और हाल ही में झारखंड का घटनाक्रम हुआ है जिसमें एक तरह से बीजेपी की बड़ी फजीहत हुई है। वहां जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस ने अपना बहुमत साबित कर दिया। सरकार ने नया मुख्यमंत्री चुन करके, मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद जो ये कहा जा रहा था, बीजेपी के नेता कह रहे थे कि 18 विधायक समर्थन में नहीं है चंपाई सोरेन की, इसके बावजूद 43 का समर्थन पत्र दिया और 47 ने सरकार के पक्ष में वोट दिया। तो उस फजीहत के बाद बीजेपी नहीं चाहेगी कि बिहार में भी ऐसी कोई फजीहत हो। इन दोनों राज्यों में 54 सीटें हैं लोकसभा की, और अभी दिख जी। रहा है, जो टी वोटर का सर्वे हुआ है, जब सरकार इनकी रहती है बीजेपी जेडीयू की, तब भी उस सर्वे में 8 सीट महागठबंधन को दे रहे हैं लोग। बिल्कुल। अगर बीजेपी ने सभी 40 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, या 39 का ही लक्ष्य जो पिछला परफॉर्मेंस है, तो ये उनके लिए एक झटके की तरह है कि 8 सीट अभी दी जा रही। और अगर किसी जी। तरह से ये सरकार गिर जाती है और अफरा तफरी मचती है, और उस अफरा तफरी की स्थिति में तो फिर और ज्यादा नुकसान हो सकता है बीजेपी जेडीयू को। हम्म। तो वो जो लक्ष्य रखा है बीजेपी ने 370 और 400 सीटों का, वो कैसे पूरा होगा? तो अगर बिल्कुल। जरूरत पड़ेगी, जब जहां जरूरत नहीं है वहां केंद्रीय एजेंसियों की इतनी कार्रवाई हो रही है, तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां तो कुछ भी कर सकती हैं एजेंसियां। ये बात तो ज्ञानू जी ने कही है, वो उन्होंने फैक्ट बेस्ड कही है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आशंका जताई है या कोई ऐसे हवा में तीर चलाया है उन्होंने। अभी जो स्थितियां दिख रही हैं, उस स्थिति में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। ये भी एक डर होगा, और ये डर सिर्फ बड़े नेताओं को नहीं होगा, उनकी पार्टी जी। के दूसरे नेताओं को भी होगा, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लोग खेला कर देंगे। जो लोग बात कर रहे हैं, हाँ, जो जो लोग गोरा की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, जब एक गाड़ी मिलने पर बीएमडब्ल्यू गाड़ी, देखिए अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि आप किसी के यहाँ गाड़ी भेज दीजिए,
और गाड़ी वहां किसी कारण से जब्त हो जाए तो ईडी की नोटिस आपको मिल जाएगी। मिल धीरज साहू जाएगा। को 536 को नोटिस नहीं मिली। तो अब यदि कोई ठेकेदार खेल रहे हैं, कोई ऑफिसर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो रडार पर तो वे भी आए हुए होंगे। देखिए, हम आपको एक और बात बता रहे हैं, जो जी। मतलब इधर-उधर से मिली सूचनाओं पर ही आधारित है, कोई बहुत उसकी पुख्ता जानकारी नहीं, किसी ने पुष्टि नहीं की है। जी। लेकिन जब अमरेंद्रधारी सिंह गिरफ्तार हुए थे, जब ईडी ने पकड़ा था हम्म। उनको, तो उसके हम्म। पहले भी इसी तरह का काम चल रहा था, तब भी बीजेपी, जेडीयू की सरकार थी बिहार में। और जी। ये एक हुआ था कि ये सरकार गिर सकती है, और तब भी मांझी का नाम था, जीतन राम मांझी का नाम प्ले में था कि वो आ जाएंगे, हम्म। उनको ऑफर कर दीजिए, कुछ विधायक और टूट जाएंगे और आरजेडी की सरकार बन जाएगी। जी। और उसी समय थोड़े ही दिन के बाद हम सब लोगों ने सुना कि ईडी की कार्रवाई हो गई उनके खिलाफ। बिहार की हम्म। एक और कारोबारी की कार्रवाई हुई थी, और वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे, वो भी काफी समय हिरासत में रहे थे, वो भी इस तरह की बातें इधर उधर कर रहे थे सरकार गिराने की। जी। तो सब लोग निगरानी में हैं, तो ये डर और भी हम्म। लोगों के को होगा, जो लोग इस खेल में लगे हुए हैं, जो विधायक हैं, जो पहले मंत्री रहे हुए हैं, और ऐसे लोग भी सावधान होंगे लोग लेकर के कि कोई ऐसी ऐसी गलती न करें। जी और एक बिल्कुल। बात और जो हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, और आप इस बात पर आपका भी इंसिस्टेंस रहा है कि बिहार में इसकी परंपरा नहीं रही है। हाँ, नहीं रही है। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की जो परंपरा है हम्म। और खरीद फरोख्त की है, कि इधर पैसे लेकर के विधायक उधर चले गए, उधर पैसे लेकर के, वो बिहार में नहीं रही है। इसीलिए नहीं रही है कि एक लेवल पर पार्टियां आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ राजनीति करती हैं, और हम्म। वोटर भी एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ वोट करता है। जी। देखिए, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट बिहार के वोटर्स का कितना है कि इतने वर्षों के बाद भी आज तक भारतीय जनता पार्टी बिहार के वोटर्स में इनरोड नहीं कर सकी। वो बिल्कुल। विधानसभा चुनाव की जब बात आती है, तो बीजेपी वहां सफल नहीं होती है, कभी भी सफल नहीं होती। हम्म। लोकसभा में सफल होती है, उसके दूसरे कारण होते हैं। पहली बार तो 2014 का कारण था कि एक जिज्ञासा थी नरेंद्र मोदी को लेकर के, एक गुजरात मॉडल था, एक एस्पायरेशनल पॉलिटिक्स थी, जो 10 साल की महागठबंधन की सरकार थी, उसके खिलाफ माहौल था, कई चीजें थी। इसके बावजूद जी। बीजेपी अपनी अपनी सीमाओं को समझती है, और 19 में फिर उनको ले आई, नीतीश कुमार को उनके साथ मिलकर के लड़ी, और इस बार भी उनको ले आया गया है साथ मिलकर के लड़ने के लिए। तो ये परंपरा बिहार में नहीं रही है इस तरह की कि विधायक को तोड़ ले पैसे के लालच में। और हमने बिल्कुल। दूसरी बात जो एक और है कि विधायक टूटेंगे तभी जब उनको ये यकीन हो कि आप चुनाव जितवा दीजिएगा उनको। हम्म। तो ये कौन गारंटी दे सकता है कि वो चुनाव जितवा देगा? किसी तरफ से कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। ना जेडीयू बीजेपी में कोई गारंटी है, ना उधर कोई गारंटी है। और हमने एक और लड़ाई देखी है जीजी बिहार में, कि जब विधायक तोड़ने की बात आई है, एमएलसी तोड़ने की बात आई है, और लालू यादव और नीतीश कुमार में ठनी है, तो नीतीश कुमार ने ही आरजेडी के एमएलए और एमएलसी को तोड़ दिया है। यह लड़ाई भी हमने देखी है। और अभी भी देखिए कि देखिए, कांग्रेस अपने विधायक को लेकर, सारे विधायकों को लेकर चली गई हैदराबाद। बीजेपी को भी बोधगया शिफ्ट करना पड़ रहा है। आरजेडी ने, ठीक है, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन नीतीश कुमार अब भी निश्चिंत हैं कि हमारे विधायक इधर उधर नहीं होंगे। हाँ, तो ये बात, ये तो ये उनकी ताकत रही है, स्ट्रेंथ है उनकी, क्योंकि उनके साथ जी। जितने लोग हैं वो उनके नाम से जीत करके आते हैं। ये हम्म। उनके नाम से, पिछली बार भी हम लोगों ने एक बार शायद चर्चा की थी, ये जो 43 जीते थे नीतीश कुमार के 2020 में, उनको जी। 43 नहीं गिनना चाहिए है। वो बड़े जितनी लड़ाई लड़ के वो लोग जीते थे, जिस लड़ाई में जीते थे, वो मामूली लड़ाई नहीं थी। कि आरजेडी बिल्कुल। कांग्रेस की पूरी ताकत लगी हुई है, और दूसरे ओर पर्दे के पीछे से बीजेपी की भी ताकत लगी हुई है चिराग पासवान के थ्रू जी। हराने की, और तब भी 43 लोग जीत करके आए। ऐसी हम्म। लड़ाई में दूसरा कोई आदमी उतनी सीटें नहीं जिता सकता है। नीतीश कुमार और बीजेपी मिल करके जब विधानसभा का चुनाव लड़ गए थे, चिराग पासवान नहीं थे, 10 में तो लालू यादव की पार्टी 22 सीट पर आ गई थी। तो जी। लेकिन सारी ताकत लग के भी नीतीश कुमार 43 सीट पर रहे थे। तो उनके हम्म। विधायकों को पता है कि नीतीश कुमार को छोड़ करके जाने पर उनकी राजनीति खत्म हो सकती है, क्योंकि वो जिस वोट वर्ग से, जिस वोट आधार पर चुन के आते हैं, वो वोट आधार लालू यादव के साथ नहीं जाता है, आरजेडी के साथ नहीं जाता है। जी। उसी वोट से वो लोग जीत के आ सकते हैं। जो इक्का दुक्का हम्म। लोग हैं, वो लोग, उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है इधर की राजनीति में। कोई दिक्कत होती, परेशानी होती तो अलग बात थी। जी। और जो जो आपने कहा टूटने का, तो कई हम लोगों ने देखा एमएलसी टूट करके गए, उस तरफ इधर से, इधर हाँ का बिल्कुल। एमएलए उधर चले गए, कांग्रेस के भी हम्म। एमएलसी टूट करके गए, आरजेडी के भी एमएलसी टूट करके गए। तो ये, और नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने की पहले कितनी बार हम लोगों ने बातें सुनी है कि उनकी पार्टी टूट जाएगी, कई बार चर्चा हुई पार्टी टूट जाएगी, लेकिन पार्टी नहीं टूटती है। एक बार हम लोगों ने, जब 22 विधायक थे लालू यादव के, तब भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ विधायक गए थे, लेकिन सब विधायक वापस आ गए थे। तो हाँ पार्टियां हाँ नहीं हाँ। टूटती है।
पार्टियां अपने यहाँ बिहार में ये है कि इस लालच में तो नहीं ही टूटती हैं कि कोई कुछ पैसा दे देगा या हम लोग सरकार में शामिल हो जाएंगे। इसमें पार्टी टूटने का कोई इतिहास नहीं रहा है, कोई परंपरा नहीं रही है। विधायक अपने जीतने को प्राथमिकता देते हैं कि वो विधायक रहे। तो ऐसी बिल्कुल। स्थिति अगर आरजेडी बना दे, उनको यकीन हो जाए, या आरजेडी के पास देने के लिए इतनी सारी चीजें होती कि वो किसी को एमएलसी बना दे, किसी को राज्यसभा दे दे, किसी को बोर्ड निगम दे दे, तो वो स्थिति तो उनके पास नहीं है। वो स्थिति तो जेडीयू बीजेपी बीजेपी के पास है। जी तो ऐसे ऐसे में क्यों टूटेंगे लोग? जी, एक आध आदमी का टूटना, नाराज होना वो अलग चीज है, लेकिन वो अलग बात है, वो अलग वो बात है। एक एक बल्क में इन मास लोगों का टूट जाना, सरकार का गिरा देना, सरकार का गिर जाना, सरकार का बहुमत नहीं साबित करना, ऐसी सरकार का जिसकी केंद्र में भी सरकार है, ये थोड़ा नामुमकिन सा काम है। चलिए, नामुमकिन सा काम है, लेकिन 12 फरवरी तक बिहार पर नजर रखनी होगी, खेला क्या-क्या हो सकता है और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि गैर हाजिर कराने वाला प्रयास सफल होता नहीं दिख रहा है। तो अब यह कोशिश शुरू हुई है कि विधानसभा अध्यक्ष को बनाए रखकर ही जबरिया कुछ खेला करा दे। तो क्या होगा देखना होगा। हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। तो अभी तक हमने बिहार की बातें आपको बताई है और आगे भी बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।